Hello, my dear friends. I, Tapinder Singh, welcome you all to this first lecture of this bilingual comprehensive course on ancient history of India. प्राचीन भारत के इतिहास पर ये एक द्विभाषीय कोर्स मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैं इसमें आपका स्वागत करता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस है। इस लेक्चर में मैं थोड़ा 10 या 15 मिनट आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कि ये कोर्स आगे कैसे बढ़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से सुन लीजिए। 10-15 मिनट का समय है, जो एक्स्ट्रा समय आप मान सकते हैं कि जहां से मेन कंटेंट शुरू होगा। 10 मिनट आप इंस्ट्रक्शन सुनिए, क्योंकि ये 10 घंटे का कोर्स है, 9-10 घंटे का कोर्स है। तो 10 मिनट की इंस्ट्रक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान रखनी है शब्द टू शब्द। तो आप सुन लीजिए बहुत अच्छे से। इंस्ट्रक्शंस है कुछ जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 इज व्यू द फुल लेक्चर इन वन सीटिंग ओनली। ठीक है, आपको क्या करना है, आज मान लीजिए आपने ये लेक्चर देखा है, तो ऐसा मत कीजिएगा कि आज 20 मिनट का आज देख लो, 10 मिनट का कल देख लेंगे। प्लीज डोंट डू दिस। आपको आज ही ये लेक्चर पूरा करना है और एक ही सिटिंग में इस लेक्चर को पूरा करना है। मेक नोट्स सिंसियरली एज लेक्चर प्रोसीड्स। ठीक है, नॉट डूइंग सो विल मेक यूर लर्निंग यूजलेस। एक चीज ध्यान रखिए आप, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपका काम है नोट्स बनाते रहना। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, बिकॉज ये जो स्टेट लेवल के एग्जाम है या जो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम रहते हैं, सेंट्रल या स्टेट लेवल के जो आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, दे आर ऑल अबाउट योर राइटिंग स्किल्स। ये वॉचिंग स्किल्स के लिए नहीं है। दे वॉन्ट टू नो हाउ वेल डू यू राइट। After all, when you will become an administrator, when you will become a deputy commissioner, when you will become a sub-divisional magistrate, you are going to write reports. आपके दो ही काम होने वाले, या तो आप रिपोर्ट लिखोगे या किसी के द्वारा लिखी हुई रिपोर्ट को पढ़ोगे और उसको एनालाइज करोगे। दैट इज गोइंग टू बी योर पर्पस। ठीक है, तो उसके लिए कमीशन वांट, यूपीएससी वांट, एचपीएससी वांट कि यू शुड बी वेरी एक्सीलेंट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग। और वो कहां से जनरेट होगी? राइटिंग जनरेट होगी व्हेन यू विल स्टार्ट मेकिंग नोट्स। ठीक है, नोट्स इज द फाउंडेशनल स्टोन फॉर बिकमिंग अ ग्रेट रिपोर्ट राइटर, विच इज रिक्वायर्ड, जो आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना है कि जो ईच लेक्चर है दैट इज ऑफ 1 to 1.5 आवर ऑफ लेंथ, सो प्लान यूर स्टडी अकॉर्डिंगली। आप ध्यान रखिए, ये जो लेक्चर्स मैंने तैयार किए हैं, ये जो कोर्स तैयार किया है मैंने, इट इज ओनली फॉर सिंसियर स्टूडेंट्स। मुझे कोई 10,000 का क्राउड नहीं चाहिए यूट्यूब पर। आई एम लुकिंग फॉर 100 सिंसियर स्टूडेंट्स, 100 सिंसियर लर्नर्स। 100 लर्नर्स भी अगर मुझे ऐसे मिल गए जो लगातार पढ़ते रहेंगे, लेक्चर्स को सुनते रहेंगे, लेक्चर्स को देखते रहेंगे, दैट वुड बी सॉर्ट ऑफ ग्रेट सक्सेस फॉर मी, कि भाई जो मैंने ये एफर्ट्स डाले थे, आपको लेक्चर्स पसंद आए। 100 लोग भी अगर लगातार जुड़े रहे जब तक ये कोर्स कंप्लीट हुआ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी, बिकॉज यूट्यूब से अर्निंग इज नॉट एट ऑल माई पर्पज। तो भाई जो मेरा पर्पज ही नहीं है, अब उसमें 10,000 लोगों को जोड़ के करना क्या है। बट आपको शेयर आगे जरूर इसलिए करना है ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसकी असेसिबिलिटी मिल सके। ठीक है, एक्सेसिबल हो जाए उनके लिए भी। एक जो बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है, दैट इज टेक आउट योर नोटबुक। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कि आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना क्या चाहिए इन लेक्चर्स को देखने से पहले। तो फर्स्ट वन इज आपकी नोटबुक होनी चाहिए, एक पेन भी होना चाहिए, ऐसा ना, एक बढ़िया ऐसे मैक्स राइटर का पेन रख लीजिए और एक ऐसी बढ़िया सी नोटबुक रख लीजिए। ये देख लीजिए आप, एक बारी मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, एक अलग से नोटबुक लगा लीजिए, मजा आने वाला है, क्योंकि लेक्चर्स को तैयार करने में मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। और जो एकदम बिल्कुल कंसोलिडेटेड रेलेवेंट जो कंसोलिडेटेड मटेरियल है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो आपका स्टडी मटेरियल है, उसको ही मैंने रेफर किया है इन लेक्चर्स को तैयार करने के लिए। तो ये बिल्कुल बहुत बढ़िया लेक्चर्स होने वाले हैं आपके लिए, तो आपको इनको देखते चलना है। अब मैं कुछ थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं आपको। अब मेरा नाम तपेंद्र सिंह है। ये इंस्ट्रक्शन ध्यान रखिए, जिसके पास कॉपी पेन अभी तक नहीं निकला वो निकाल लीजिए। ठीक है, थोड़ी और 5 मिनट आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, आपके काम की है, ताकि आपको आगे कोई ग्लिच ना आए एग्जाम जब आप नोट्स बनाने शुरू करो और लेक्चर्स को देखने शुरू करो।
मेरा नाम तपेंद्र सिंह है, ठीक है, नेम इज तपेंद्र सिंह। आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से हूं, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से, जिला सिरमौर से, और तहसील शिलाई। ठीक है, मैं हिमाचल, सिरमौर एंड शिलाई, ध्यान रखिए, ठीक है। एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं एक इंजीनियर हूं, प्लस मैनेजर हूं, प्लस और बिसाइड्स आई हैव सम सॉर्ट ऑफ लाइक 1 साल का इंडस्ट्री एक्सपोजर है। आई हैव वर्क विद मल्टीनेशनल कंपनी फॉर 6-8 मंथ्स। ठीक है, तो ठीक एक्सपोजर है मुझे थोड़ा कि मैनेजमेंट स्किल्स भी ठीक ठाक है। और मैंने लास्ट ईयर जो 2019 का एग्जाम हुआ था एलाइड सर्विसेज का हिमाचल का, उसका मेंस लिखा था, बट आई फेल्ड। ये 2020 अगस्त में ये पेपर हुआ था, थोड़ा पोस्टपोन हो गया था ड्यू टू कोरोना, बट आई फेल्ड इन दैट एग्जाम। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं भी खुद तैयारी कर रहा हूं एग्जाम की। इट इज जस्ट दैट कि लॉकडाउन में अंदर ही रहे, तो आई थॉट कि अब क्या किया जाए, एग्जाम की जो डेट होगी पोस्टपोन कर दी थी, तो आई थॉट कि लेट अस यूटिलाइज दिस टाइम एंड क्रिएट समथिंग प्रोडक्टिव फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अदर एज वेल। तो आई थॉट कि कहां से शुरू करूं, तो मुझे यही ठीक लगा। तो ये जो लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए ये शिलाई से ही रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है, कोई ये दिल्ली में नहीं गया हूं रिकॉर्ड करने, तो ये शिलाई से रिकॉर्ड किए हैं। तो आपको जो भी मेरे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे मिला अभी डिजिटली, बहुत एडवांस नहीं है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको बहुत मुझे ध्यान से भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मैं ज्यादा ना लिख नहीं पाऊंगा इस पर, तो आपको ध्यान से सुनना है, इसीलिए ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं आपको। अब अगर एक और बात मैं आपके साथ करना चाहूं, दैट इज कि भाई मैंने ये जो हिस्ट्री है उसको सब्जेक्ट क्यों टेकअप किया आपके कोर्स को बनाने के लिए। देखिए, जो हिस्ट्री है इट इज अ स्टैटिक सब्जेक्ट, इसमें बहुत ज्यादा डायनामिज्म नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं होती है, ठीक है। और जहां पर चेंजेस ज्यादा नहीं है वहां पर मुझे लगा कि दिस वुड बी समथिंग विच आई कैन कंपाइल इन बेटर मैनर, तो इसीलिए मैंने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को टेकअप किया। अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो एग्जाम का गेम है ना, एग्जाम का गेम है, आपका एक सवाल होगा या आपके मन में कुछ ऐसा उठ रहा होगा कि क्या मुझे ये जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो सब कुछ याद है, डू आई रिमेंबर एवरीथिंग, या डू आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मेरा जवाब है नहीं। रीजन, क्योंकि एग्जाम ही ये डिमांड नहीं कर रहा है। अगर मैं आपको एक बात करूं, रिकॉल वर्सेस रिमेंबर, ठीक है, तो ये जो नेचर ऑफ एग्जाम है ये आपसे ये कह रहा है कि आपको चीजों को रिकॉल करना है, ठीक है, आपको रिमेंबर नहीं करना है। सर ऐसा कैसे, ये इतनी बड़ी थ्योरी आपने दे दी, इतना बड़ा सिद्धांत दे दिया, अब जरा इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। तो देखिए, रोशनी डालता हूं, आप एग्जाम उठाकर देख लीजिए, कोई सा भी, यूपीएससी का, एचएएस का, एलाइड सर्विसेज का जो प्रिलिमिनरी आपका एग्जाम है, वो एग्जाम आपको ऑप्शंस के साथ मिल रहा है। फॉर इंस्टांस वो कह रहा है कि अकबर वॉज कोरोनेटेड, कि अकबर वॉज कोरोनेटेड ऑन दिस डेट। अगर तो आपको डैश 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 दे देता कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स, कि भाई जो फिल इन द ब्लैंक्स है आप उसको भरिए, तब तो हो जाता कि आपको एक एक चीज याद रखनी है, बिल्कुल एकदम यू शुड नो एवरीथिंग, भाई रिमेंबर करना है। क्योंकि सीधा क्या पूछा जाएगा कि अकबर वॉज कोरोनेटेड ऑन डैश डैश डैश, कि अकबर वॉज कोरोनेटेड इन 1556 में उसको राज सिंहासन पर बिठाया गया। लेकिन नहीं, एग्जामिनर आपसे ऐसे नहीं पूछ रहा है। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर पूछ रहा है अकबर वॉज कोरोनेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। वो कह रहा है आपको 1556, वो कह रहा है 1526, वो कह रहा है 1426, वो कह रहा है 1342। अब एग्जामिनर कह रहा है कि भैया कम से कम रिकॉल तो कर लो, याद तो वैसे ही नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए तो हमने नेचर ऑफ एग्जाम चेंज कर दिया। बट पॉइंट इज, आपको या हमें याद भी नहीं, हम रिकॉल भी नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें 3-3 4-4 अटेम्प्ट लग रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये बेसिक गेम है, दिस इज द बेसिक गेम ऑफ द एग्जाम, आपको ये समझ लेनी है। अदरवाइज आप रटते ही रह जाते हो, रटते ही रह जाते हो, समझ ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है। तो ये चीज आपके बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको रिकॉल करना है, आपकी रिवीजन इतनी होनी चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उस पोजीशन में हो जहां आप तुरंत क्या कर सकते हो, उसको रिकॉल कर सकते हो। रिमेंबरेंस का तो मैंने बता दिया गेम ही नहीं है, अदरवाइज तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाता। अब एक बात जो और रखनी है आपने, जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, कि जो हमारी अप्रोच होगी सब्जेक्ट को लेके,
दैट वुड बी ऑफ जनरलिस्ट नेचर। ठीक है, हमें यहां पर एक बिल्कुल जनरल अप्रोच रखनी है, हमें कोई हिस्टोरियन नहीं बनना है, इस बात को आप ध्यान रखिए, हिस्टोरियन नहीं बनना है हमें, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। हमें हिस्टोरियन नहीं बनना है, वी आर सपोज टू पास द एग्जाम। और जो हिस्ट्री से हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें हमें करेक्टली मार्क करके आना है टू मैक्सिमाइज आवर स्कोर। बस ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पूरे डीआर शर्मा डीआर बैनर्जी बन जाओ कि नहीं जी हम तो पूरा मोहनजोदारो में जाके खोज करेंगे, पूरा तत्व विज्ञान से कोलाबोरेशन करके एक्सकेवेशंस करेंगे। नहीं 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 नहीं, फिर आप जाकर कोई हिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन कीजिए, उसमें मास्टर्स कीजिए, पीएचडी कीजिए। फिर ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है, दे आर नॉट फॉर यू, ठीक है, या यू आर नॉट मेंट फॉर देम, दोनों ही चीजें हैं। जर्नलिस्ट वाली अप्रोच क्यों रखनी है और क्यों होगी, क्यों होनी चाहिए, मैं इस बात को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और ध्यान से सुनिए। आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है, भारत का संविधान पढ़ा है, आपने जब भारत का संविधान पढ़ा, आपने उसमें क्या पढ़ा, राइट टू इक्वालिटी। यू स्टडीड अबाउट राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। जो आपका आर्टिकल 14 है वो आपको क्या कह रहा है, राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, यहां राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा है। तो द मोमेंट एग्जामिनर बिकम वेरी स्पेसिफिक एंड आस्क डीप क्वेश्चन or question which is not general in its appearance from history part, he will violate our right to equality। क्योंकि भाई मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया हूं, अब आप मुझसे जेनेटिक स्टडीज के बारे में पूछ लोगे, कोई अंदर घुस के कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमने जो जेनेटिक स्टडीज की है, व्हाट दे हैव रिवील्ड, अब इतना डीप घुस के भाई व्हाट विल आई डू, मतलब व्हाट पर्पस आई वांटेड टू सर्व। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपका जो राइट टू इक्वालिटी है वो किसी भी हालत में वायोलेट नहीं किया जा सकता है। इट इज बिकॉज ऑफ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रोपाउंड हुआ था, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, उसके तहत एग्जामिनर आपसे बहुत डीप क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। तो अब आप गेम समझ लीजिए, यहां पर आपको दो नए फॉर्मूले मिले हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला तो मिला है कि आपको चीजों को क्या करना है, आपको चीजों को रिकॉल करने के लिए 5, 6, 7, 8, 10 बारी रिवाइज कर लेना है। और पॉइंट नंबर 2, अप्रोच जनरलिस्ट वाली होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास आर्टिकल 14 है, वो आपको वायोलेट कर ही नहीं सकता है। तो जो क्वेश्चन आएगा वो जनरल वाला आएगा। तो बीच में मत घुस जाइएगा कि भाई बहुत अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जेनेटिक स्टडीज की पूरी रिपोर्ट पढ़ दोगे आप, दैट वोंट बी ऑफ मतलब सो मच रेलेवेंस, उतनी ज्यादा रेलेवेंट वो चीज नहीं होगी। अब एक बात और कर लेते हैं कि आपको मुझे एसेस कैसे करना है। मेरी जो असेसमेंट होगी आपके एंड पर, आई एम प्रोवाइडिंग यू सम पैरामीटर्स कि भाई आप मुझे जो एसेस कीजिएगा अभी के लिए जो ये कोर्स है, इसमें कि जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट है वो कैसा है, या कवरेज ऑफ जो सिलेबस है वो कैसी है, या जो एक क्रोनोलॉजी है, क्या मैंने सही से इन लेक्चर्स को तैयार किया है या नहीं किया हुआ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसा है, या कोई एरर्स की जो पॉसिबिलिटी है, क्या बहुत ज्यादा एरर्स किए या बहुत कम किए, या कैसा रहा है। और एरर्स अगर आप स्पॉट करोगे और मुझे ईमेल करोगे, मैं इन रिटर्न आपको एक बुक गिफ्ट करूंगा, जिस बुक की आपको जरूरत है हिस्ट्री पढ़ने के लिए, वही बुक आपको एक पीडीएफ फॉर्म में दूंगा। तो आप स्पॉट कीजिएगा, क्या आप उन्हीं बुक दोगे जो मतलब एरर भेजेंगे? नहीं नहीं भाई, मैं उसे भी किताब दूंगा जो मुझे वैसे भी अप्रिसिएशन कुछ भेज देंगे, या वैसे कुछ सुजेशन या ऐसे कुछ सजेशंस मुझे आप भेज दोगे, या कुछ सुझाव ऐसे भेजोगे कि इस चैनल को या इस प्लेटफॉर्म को और अच्छा कैसे कर सकते हैं और हॉलिस्टिक इसको कैसे कर सकते हैं, उन्हें भी दूंगा। जो भी मेल करेगा सबको दूंगा। सर मेल लिखना नहीं आता, भाई साहब पन्ने पे लिखना तो आता है ना। सर वो भी नहीं आता, फिर हट जाओ भाई, फिर एग्जाम की तैयारी कैसे होगी जब पन्ने पे लिखना ही नहीं आ रहा है अभी, फिर तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पन्ने पे लिखकर फोटो खींचकर ईमेल से भेजो, बट जो सेंट्रल पॉइंट होगा ना आपके पास मेरे से जुड़ने का, दैट इज ईमेल helpniti2021@gmail.com पर मैं आपको 24 घंटे अवेलेबल रहूंगा, तो आप वहां पर चीजों को भेज सकते हैं। मुझे आप अभी कम्युनिकेशन स्किल पर
जो कम्युनिकेशन स्किल वाला पैरामीटर है, इस पर मुझे असेस नहीं कीजिएगा, मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपका कम्युनिकेशन है, इट इज अ मैटर ऑफ व्हाट, इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो आने वाले जो लेक्चर्स होंगे आपके 6, 7, 8, 9, 10वां लेक्चर, वहां तक आते आते वो अपने आप ही मतलब स्मूथ हो जाएगा। तो उस एस्पेक्ट पर आई रिक्वेस्ट कि आप फोकस ना करें। तो विद दीज वर्ड्स आई एम होपिंग कि जो इंस्ट्रक्शंस आपको मैंने दी है वो आपके कुछ काम की है, बहुत रेलेवेंट है, इसीलिए मैंने इनको देना लाजमी समझा। इंट्रोडक्टरी वीडियो में नहीं दे पाया क्योंकि वहां पर फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता। और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, सब्सक्रिप्शन आप इसलिए लीजिए इसका, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। मैं फिर कह रहा हूं, पर्पज ऑफ माइन इज नॉट टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। आप तक रीचेबिलिटी पहुंचानी है, कंटेंट पहुंचाना है, दैट इज द ओनली पर्पज। फाइनेंशियली आपको अच्छा लगे कोर्स कंप्लीशन पर, यू आर फ्री टू गेट इन टच विद मी। आप जो भी अपनी स्व इच्छा से वॉलंटरली, अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ योर सेटिस्फेक्शन, जो भी आप कुछ देना चाहे, वो हमें हेल्प करेगा थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। जैसे अभी मतलब लिखने में भी मुझे दिक्कत होगी, तभी मैं कह रहा हूं कि आपको सुनना है, बहुत ध्यान से सुनते रहना है आपको। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं हिस्ट्री की, कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ हिस्ट्री एंड व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट। अब हमें इस चीज को डिटेल में समझ लेना है। सो एक जो अब सवाल होगा आपके मन में कि भाई, हम तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हम तो एचएएस की तैयारी कर रहे हैं, हम तो अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, we will become SDM, we will become IAS officer, we will become excise and taxation inspector. What is the point of studying this particular subject? What is the relevancy of having history as a subject in your syllabus? That is the point which you need to understood at the outset of this particular course. So my dear friends, what is history? एक जो जनरल डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। ये एक मतलब जनरल डेफिनेशन है, किताबों की डेफिनेशन है। बट व्हाट इज द अप्लाइड डेफिनेशन? अप्लाइड डेफिनेशन इज स्टोरी विद मैसेजेस। स्टोरी विद मैसेजेस। व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ इंडिया? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, नॉट इंडिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट जब मैं कह रहा हूं, दैट मीन्स प्रेजेंट डे इंडिया प्लस पाकिस्तान एंड प्लस बांग्लादेश, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो दिस इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वी हैव ऑफन एनकाउंटर्ड दिस टर्म इन आवर डे टू डे लाइफ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भाई, व्हाट इज द रेलेवेंस? और ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, आया कहां से ये कॉन्सेप्ट? भाई, जो आपकी यूनिटी है, यूनिटी और डाइवर्सिटी है, अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करूं कि ऐसा क्यों जाता है कि देयर इज नो अदर कंट्री एज डाइवर्स एज इंडिया, प्रेजेंट डे इंडिया की मैं बात करूं या अर्लियर टाइम की बात करूं कि देयर वाज नो एज डाइवर्स सोसाइटी एज इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाली जो सोसाइटी थी, उसका रीजन देखिए आप। डाइवर्सिटी कम्स फ्रॉम जियोग्राफी, ठीक है। जो ये डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी हैज डायरेक्ट रिलेशन विद जियोग्राफी। अब जियोग्राफी से कैसे है? आप देखिए, अपना दिमाग लगाइए, इतनी जियोग्राफी आप पढ़ चुके हो। इंडिया में हाउ मेनी जियोग्राफिकल रीजन्स आर देयर? भाई 12-15 रीजन्स तो होंगे। लाइक हिमालयाज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, कोस्टल रीजन, फॉरेस्टेड एरिया, एरिड रीजन्स, कोल्ड डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट्स। आप समझ पा रहे हो? नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट से कहीं बारिश इतनी ज्यादा हो रही है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। एक तरफ आपका गुजरात है जहां पानी के लिए, जहां बूंद बूंद के लिए मोहताज है जनता। सो लुक एट द डिफरेंस, लुक एट द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। दिस इज द डाइवर्सिटी, दीज आर द बेसिक टेनेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी। टेक एन एग्जाम्पल लीजिए आप डाइवर्सिटी को समझने के लिए। ये जो एक मुस्लिम रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर है और जो एक मुस्लिम रेजिडेंट ऑफ केरला होगा, ही वुड हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, ही वुड हैव डिफरेंट अटायर। उनका जो पहनावा होगा बिल्कुल अलग होगा।
बिकॉज क्लाइमेट क्या है वहां पर बहुत कोल्ड है क्लाइमेट। विज केरला बहुत, जो आपका क्लाइमेट है दैट इज ह्यूमिड। तो क्लाइमेट ने क्या किया है, क्लाइमेट हैज डिसाइडेड योर कल्चर, क्लाइमेट हैज डिसाइडेड योर फूड हैबिट्स। तो क्लाइमेट जो है, जो आपकी ज्योग्राफी है, वो क्या डिसाइड कर रही है, डाइवर्सिटी। ठीक है, अब बात करते हैं हिमाचल की। बात देख लीजिए आप, जो ये अपर हिमाचल वाला एरिया है, जियोग्राफिकली अपर, लाहौल स्पीति किन्नौर वाला, वहां पर आपको सूती वस्त्र ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो ऊनी वस्त्र ज्यादा पहनते हैं बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए सिरमौर का, एग्जाम्पल ले लीजिए आप ऊना का, एग्जाम्पल ले लीजिए आप हमीरपुर का। सूती वस्त्र नहीं मिलते हैं, यदा कदा। ठीक है, यदा कदा वो पहनते हैं, बट रेगुलरली इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ह्यूमिड एरिया विज लाहौल एंड स्पीति वाला। तो समझ रहे हैं आप, दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ डाइवर्सिटी की भाई डाइवर्सिटी आई क्यों। अब बात करते हैं यूनिटी की। यूनिटी हैज डायरेक्ट कनेक्शन विद इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। आपको यूनाइट क्यों होना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। अब मान लीजिए हिमाचल वालों को संतरे खाने हैं। ठीक है, संतरे अगर आपको खाने हैं, ऑरेंज खाने हैं, तो आपको नागपुर वालों के साथ बनाकर रखनी पड़ेगी। भाई नागपुर में ही मिलते हैं ना संतरे, आपको नागपुर वालों के साथ बनाकर रखनी पड़ेगी। अगर नागपुर वालों को खाने हैं सेब, और वो भी एकदम बिल्कुल स्वच्छ जूठा सेब नहीं, वो जो आपके टिम कुक बेच रहे हैं, ठीक है, एप्पल कंपनी के नाम पे, जूठा सेब नहीं, एकदम बढ़िया सेब ना, गोल्डन वाला जो सेब है, एकदम बिल्कुल मस्त वाला सेब। अगर आपको सेब खाना है तो आना पड़ेगा हिमाचल। हो गई ना इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिकली वी आर इंटरडिपेंडेंट। और उदाहरण ले लीजिए, आपको कोचिंग लेनी है, आईएएस की कोचिंग लेनी है, आपको जाना पड़ेगा हिमाचल से दिल्ली। लेकिन अगर दिल्ली वालों को अगर शुद्ध हवा चाहिए, दिल्ली वालों को अगर शुद्ध पानी चाहिए, दिल्ली वालों को अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हाइड्रो पावर चाहिए, तो आना पड़ेगा हिमाचल। नाउ बन गए ना इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट। सो दीज आर द बेसिक टेनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। बहुत सारे एग्जांपल है, आप अपने एंड पर सोचिए। तो जो बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडिया है दैट इज यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसको समझने के लिए जो एंशिएंट हिस्ट्री, जो एंशिएंट टाइम के रूलर्स थे, लाइक अशोका, लाइक अकबर, लाइक शेरशाह सूरी, उनसे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अशोका's पॉलिसी ऑफ धम्मा। भाई अगर अशोका ने एक ऐसी पॉलिसी डिवाइस की कि जो तब के ब्राह्मण्स थे, जो तब के जैनास थे, जो तब के बुद्धिस्ट थे, व्हेन दे कुड लिव इन हार्मनी, तो आज के जो रूलर है, व्हाई दे हैव फेल्ड टू कम अप विद सच अ पॉलिसी व्हिच कुड क्रिएट दिस एनवायरनमेंट ऑफ fraternity among today's different religions like Hinduism, like Jainism, like Muslim जो लोग हैं हमारे, जो सिख है, why there is still conflicts because of policy. We have not learned from the policy of Dhamma. आप धम्मा की देखिए, what is the basic or the unique or the conspicuous point of Dhamma. अशोका ने कहा कि भाई जो बेसिक टेनेंट्स है ना, बेसिक टेनेंट्स ऑफ all religions should be included into a single document. भाई बेसिक टेनेंट्स को एक जगह कंपाइल कीजिए। उन्होंने सभी धर्मों के पंडितों को बुलाया और कहा कि बताइए आपके जो रिस्पेक्टिव रिलीजन्स है, व्हाट आर देयर बेसिक टेनेंट्स। उन्होंने बताए, उन्होंने कंपाइल किया और तैयार किए। आगे हम देखेंगे कि जब हम रॉक इंस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, अशोका के रॉक एडिक्ट्स पढ़ेंगे, किस तरीके से उन्होंने प्रमोशन किया, किस तरीके से उन्होंने एडवर्टीजमेंट की, किस तरीके से उन्होंने अवेयरनेस फैलाई। तो अगर 3rd सेंचुरी बीसी में, 2nd सेंचुरी बीसी में, 4th सेंचुरी बीसी में कोई रूलर इतना आगे का सोच सकता है, तो व्हाट इज रॉन्ग विद करंट एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज रॉन्ग विद करंट पॉलिसी मेकर, जो आज पॉलिसी बना रहे हैं, वो इस तरीके से क्यों नहीं सोच पा रहे हैं। और अशोका ने क्या काम दिया लोगों को, दैट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ हिज स्टेट शुड नो अबाउट द बेसिक टेनेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन। भाई जब आपको सभी धर्मों के बेसिक चीजें पता होगी, तो आज जो ये मूर्खों की तरह लड़ाई हो रही है ना, वो लड़ाई तब नहीं हुई। अब सोसाइटी हो गई है कॉम्प्लेक्स। उस हिसाब से भी अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, तो उस समय भी जो सोसाइटी थी दैट वाज आल्सो इवॉल्विंग
कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, तो अशोका अंडरस्टूड द नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, उन्होंने समझा चीजों को एंड ही डिवाइस द पॉलिसी। तो जो पॉलिसी थी दैट वी विल स्टडी इन डिटेल, बट माय पॉइंट इज कि उनकी रेलेवेंस आज भी है। अशोका की बात करते हैं, अशोका की बात कर ली, अकबर की बात करते हैं कि अकबर 1556 में स्क्रैच से स्टार्ट करके कैसे इतने महान बने, बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसी। प्रायोरिटीज डिसाइड योर पॉलिसी। उन्होंने प्रायोरिटी समझी। अशोका ने अकबर ने देखा, अकबर ने भी एक पॉलिसी बनाई, सुलह कुल और जो आपकी दूसरी थी उनकी तौहीद इलाही, ये दो पॉलिसीज थी उनकी, टू फंक्शन, टू रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली। तो इस तरीके की पॉलिसीज है जो हमें आज जब हम एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, जो आज की भी सोसाइटी है, फॉर इंस्टेंस जो आज डिप्टी कमिश्नर है आपका हिमाचल का, नॉट सॉरी किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, जिला सिरमौर के ले लीजिए, ही इज सपोज टू फॉर्मुलेट ए पॉलिसी फॉर 5 लाख हॉट पीपल आउट देयर, 5 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है। अकबर ने कैसे मैनेज किया अपने समय पर जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी सोसाइटी में? अकबर के समय पे आप देखिए कि रीजनल रिवोल्ट्स होने स्टार्ट हुए, क्योंकि वो तो भाई फॉरेन इन्वेडर था ना, अब दूसरों को कौन इतनी इज्जत देगा, दूसरों को कौन इतनी तवज्जो देगा। तो भाई साहब ने क्या इवॉल्व किया जो अकबर जी थे, हाउ इंटेलिजेंटली ही मैनेज्ड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ही केम अप विद द सिस्टम ऑफ मनसबदारी। भाई ने छोटे छोटे अधिकारियों को, जो थोड़े तगड़े वाले थे ना, उनको, जो उनसे छोटे लोग थे उनके ऊपर का राजा बना दिया, उनको राजा वाली फीलिंग दिला दी। मेन जो सेंट्रल लीडरशिप थी वो अपने हाथ में रखी, ठीक है। इस तरीके से जो समस्या थी खत्म कर दी। दूसरी चीज देखिए आप, फॉरेन इन्वेडर था, स्टेबिलिटी चाहिए थी रीजन में, भाई स्टेबल होना है, लंबे समय के लिए रूल करना है, तो स्थापित किए राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। उनको स्टेबिलिटी करने में क्या कर दिया, उन्होंने स्टेबल होने में उनकी मदद कर दी। फिर देखिए आप पॉलिसी तौहीद इलाही, एक नया धर्म स्टार्ट कर दिया। तो ये इस तरीके के कुछ इंसिडेंट्स है जहां से हमें सीखने को मिलता है, और वही सब चीजों को ध्यान में रखकर इस सब्जेक्ट को हम सब के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। अल्टीमेटली वी विल बी बिकमिंग द रूलर्स। अल्टीमेटली तो देखिए यही है, आज हम चाहे कह दें कि जी जो क्लास सर्टिफिकेशन है उतना एविडेंट नहीं है, बट इट स्टिल एग्जिस्ट, उसमें कोई दिक्कत, उसमें कोई दो राय वाली, मेरे विचार में तो दो राय वाली बात नहीं है। यू कैन वॉइस योर इंडिपेंडेंट ओपिनियन, आप इंडिपेंडेंट हो, आपके ओपिनियन मैटर करते हैं, चाहे वो मुझसे सहमति बनाते हुए आपके ओपिनियन चाहे मुझसे सहमति बनाए या ना बनाए, लेकिन यू शुड बी ऑफ लाइक कि आपको अपने विचार है उन पर सोचना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर सामने लाने चाहिए। दिस इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्विस और दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, तुगलक। हम जनरल पार्लांस में भी सुनते हैं कि भाई ये तुगलकी फरमान किसने जारी किया। अब सोचिए इतनी मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है वो, या कैसी एक्टिविटी की कि पूरी एक दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी, फिर दौलताबाद से वापस शिफ्ट कर दी, तो कुछ लोग जाते हुए मर गए, कुछ पॉपुलेशन आते हुए घट गई। तो इन सब चीजों से सीखने को मिलता है। दैट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की क्या सिग्निफिकेंस है। तो एक जनरल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, स्टडी इज इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस, ठीक है। इट टेल्स अस हाउ, वेयर एंड व्हेन पीपल डेवलप्ड द अर्लीस्ट कल्चर इन आवर कंट्री, या अगर हम कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कि जो कल्चर का एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ। दिस इज व्हाट वी विल स्टडी, दिस इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड व्हेन वी विल स्टार्ट विद दीज लेक्चर्स। इट इंडिकेट्स हाउ दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर, कि भाई जब डिस्कवरी ऑफ आयरन हुई इन 1000 BC, which is considered as the dividing line between early Vedic phase and later Vedic phase, कि उसके बाद एक जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, उससे पहले तो प्री हिस्टोरिक काम चल रहा था, कि उसके बाद जो एक सिडेंटरी लाइफस्टाइल आया वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया। और मैं आपको बताऊं जो डिस्कवरी ऑफ आयरन थी एट दैट पॉइंट इन टाइम, दैट इज लाइक द डिस्कवरी ऑफ इंटरनेट टुडे। आज देखिए इंटरनेट हैज गिवन अस सो मच लिबर्टी कि मैं आपसे वर्चुअली कनेक्ट कर पा रहा हूं। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस इंटरनेट, मैं आपसे वर्चुअली कनेक्ट कर पा रहा हूं। बहुत सारे लोग आप में ऐसे जो मुझे जानते भी नहीं है, कुछ ऐसे जो जानते हैं, बट स्टिल वी आर इन टच, वी हैव गॉट अ प्लेटफॉर्म।
इसी तरीके का प्लेटफॉर्म आयरन ने प्रोवाइड किया, वो हम आगे वैदिक एज में पढ़ेंगे। सेवरल रिलीजन एग्जिस्टेड, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, हम पढ़ेंगे कि भाई इन लोगों ने या जो ये डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन थे वो कैसे एग्जिस्ट किए, कैसे को एग्जिस्ट किए उस समय, और आज की जो लीडरशिप है व्हाई दे हैव फेल्ड टू डू सो, व्हाई देयर इज नॉट हार्मनी। आज के टाइम में वो हार्मनी या वो जो भाईचारा है वो क्यों लॉस्ट हो रहा है। देखिए जब सोसाइटी इवॉल्व होती है ना, जब सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती है, कॉम्प्लेक्सिटीज और जो आपका एक होता है ना सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं, तो मैं अगर टेंशन की बात करूं, टेंशन इज सुसाइडल फॉर एनी सोसाइटी, इट विल स्टॉप योर ग्रोथ। ठीक है कि जो अगर आपकी टेंशन आ गई है ना सोसाइटी में, यू कैन नॉट ग्रो, टेंशन से आपका पतन होना तय है। लेकिन हमें यह समझना है कि जो पॉलिसी थी उस समय की, जो पॉलिसी थी एंशिएंट टाइम की, जहां पर हिंदू और जो जैन थे और जो बुद्धिज्म के जो लोग थे, हाउ कुड दे लिव पीसफुली, दैट इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हम लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे कि आज जो ये भाषा हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसे प्रकृत सर्व्ड एज द लिंगुआ फ्रैंका इन 3rd सेंचुरी बीसी, तो 3rd सेंचुरी बीसी की अगर हम बात करते हैं तो उस समय की जो एक बहुत कॉमन लैंग्वेज थी दैट वाज प्रकृत। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ peculiar टाइप ऑफ सोशल सिस्टम इज समथिंग विच वी विल अंडरस्टैंड और वी विल स्टडी, और जो हमें यहां से देखने को मिलता है दैट वाज वर्ना सिस्टम, कास्ट सिस्टम, कि ये कैसे एमर्ज हुआ, और इसकी जो कंसंट्रेशन थी इसकी, दैट वाज इन दी नदर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया। तो ये बेसिक एक मैंने आपको चीजें बताई है कि हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट कैसे इसकी सिग्निफिकेंस है, और अगर एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो व्हाट इज इट्स रेलेवेंस इन पर्टिकुलर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर कह रहा हूं, दीज लेक्चर्स आर नॉट फॉर दो स्टूडेंट्स हु लुक फॉर शॉर्टकट्स, कि हम 5 मिनट में इंडस वैली सिविलाइजेशन सीख लेंगे, 10 मिनट में वैदिक एज सीख लेंगे और पूरे 1 घंटे में पूरी हिस्ट्री खत्म। Things will take time. I have organized these these lectures for you in well, बहुत organized manner में मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। तो I expect that you would be more organized than me. ठीक है, तभी ये आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। इससे पहले कि मैं बेसिक्स का जो एकदम बिल्कुल कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर है स्टार्ट करूं, मैं फिर आपको याद दिला दूं, सेल्फ स्टडी आपको करते रहनी है। देयर इज नो सब्सटीट्यूशन फॉर सेल्फ स्टडी। आप कोचिंग जहां मर्जी से ले लीजिए, दिल्ली चले जाइए, चाहे वहां से भी आगे निकल जाइए, मुझसे पढ़ लीजिए, किसी और से पढ़ लीजिए, देयर इज नो सब्सटीट्यूशन फॉर सेल्फ स्टडी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके नोट्स बिल्कुल तैयार हैं, इंस्ट्रक्शंस आपने नोट कर ली हैं। तो आइए, लेट अस बिगिन विद द बेसिक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बेसिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है क्रोनोलॉजी। अब देखिए क्रोनोलॉजी क्या है। क्रोनोलॉजी इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स एंड डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। भाई अगर हमें हिस्ट्री को समझना है तो हमें चीजों को देखना पड़ेगा कि कुछ चीजें पहले घटित हुई है, कुछ बाद में घटित हुई है। तो इस क्रोनोलॉजी को वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड इट एंड गेट आउट ऑफ इट व्हाट इज डिजायर्ड फॉर अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और जो हमारे यहां पर अप्रोच रहने वाली है दैट इज गोइंग टू बी अ जर्नलिस्ट अप्रोच। हम एक पूरी जनरल वाली अप्रोच रखेंगे। हमें कोई हिस्ट्री में एमए नहीं करनी है। वी वांट टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री टू द एक्सटेंट दैट इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम। इससे बियॉन्ड आपको करनी है तो आप हिस्ट्री में एमए कर सकते हैं। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनी ऑफ यू। तो आप देख लीजिए इसमें कि हमें बहुत बेसिक से चीजों को समझना है। तो अब अरेंजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स एंड डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, कि भाई कोई चीज पहले हुई, कोई चीज 1800 में हुई, कोई 1700 में हुई, कोई 1600 में हुई, कोई 1100 में हुई, कोई 1200 एडी में हुई, कोई 1300 एडी में हुई। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ कॉमन टर्म्स है जो अक्सर हम और आप देखते हैं। वन इज बीसी बिफोर क्राइस्ट, सेकंड वन इज BCE before common era, third one is AD Anno Dominus, fourth one is common era CE। फिर एक C भी सर का आप देखते हैं। सर का इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेशन, और BP बिफोर प्रेजेंट। तो अब हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। टर्म्स आप एक बार याद रख लीजिए।
जो ये बीसी है, बिफोर क्राइस्ट, तो हुआ क्या, जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन की अगर हम बात करें, टाइमलाइन में क्या हुआ कि जो बर्थ ऑफ क्राइस्ट है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हैज बीन कंसिडर्ड एज द बेस ईयर, ईयर 1 इसको हमने कंसिडर किया है। अब इसके जब हम लेफ्ट में जाएंगे तो इट विल बी कॉल्ड बीसी, और इसके जब हम राइट में जाएंगे तो इट विल बी कॉल्ड एडी। ठीक है, बीसी माने बिफोर क्राइस्ट, एडी माने एनियो डोमिनस। तो एडी का मतलब इट इज अ लैटिन वर्ड एंड इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, कि भाई जब ईसा मसीहा का जन्म हुआ था तो उस साल को हमने बेस ईयर माना है। अब हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बीसी एंड बीसीई वन एंड सेम थिंग है, बिफोर क्राइस्ट एंड बिफोर कॉमन एरा वन एंड सेम थिंग है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। एडी एनो डोमिनस, सीई कॉमन एरा, दे आर ऑल्सो सेम। सर्का इज वी विल एक्सप्लेन, बीपी ऑल्सो वी विल एक्सप्लेन। तो ये एक टिपिकल डेट लाइन है, टाइम लाइन है। अब एक चीज जो हमें समझनी है मैथमेटिकली, हम सब ने पढ़ा हुआ है कि जो टाइम है इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन ओनली। अब ऐसा नहीं है कि आधी आधी जगह उल्टा घूमेगा टाइम और फिर उल्टा हो जाएगा, नहीं, टाइम विल ऑलवेज मूव इन दिस डायरेक्शन। तो हिस्टोरियंस ने किया क्या उन्होंने किया कि जो बर्थ ऑफ जीसस है उसको एक बेस ईयर माना, बर्थ ऑफ जीसस को बेस ईयर मानकर उन्होंने अपने लिए टाइमलाइन एक सेट किया। तो बीसी, जैसे मैंने कहा आपको, बीसी इज बिफोर क्राइस्ट, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस से के जो पहले का समय है उसको ये डेफिनेशन दी गई है बीसी की, और जो बाद का है उसको एडी की डेफिनेशन दी गई है। अब हमें ये चीज समझनी है कि जैसे जो 300 बीसी और 200 बीसी में से और 100 एडी और 200 एडी में से कौन सा इवेंट पहले हुआ, भाई तो 300 बीसी पहले हुआ होगा ना, तभी तो आप 300, 299 फिर उसके बाद हुआ होगा 298 फिर उसके बाद हुआ होगा, फिर जाके आप कहीं 200 पर पहुंचोगे। सेम यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर 100 एडी पहले हुआ है और जो 200 एडी है वो बाद में हुआ है। इस चीज को थोड़ा समझते हैं और समझना क्यों जरूरी है ये भी देखेंगे अगले स्लाइड में। तो आपको मैंने एक टिपिकल ये स्केल बनाया है, ये आपका बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है, ये हम आप में से कोई स्टूडेंट है जो देख रहा है, ये स्टूडेंट का देखने का नजरिया है फ्रॉम द डेटम लाइन, जिसको बेस लाइन कहा गया है। अब बेस लाइन के जब हम लेफ्ट में जा रहे हैं, दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द राइट, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड है। तो मैंने आपको समझाने के लिए दो चीजें कही है कि 2350 बीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन केम इन लाइमलाइट। ठीक है, 326 बीसी में सिकंदर दी ग्रेट ने अटैक किया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर। अब आप यहां पर देखिए कि 78 एडी में, 78 एडी में साका एरा को स्टार्ट किया बाय कनिष्का। ठीक है, 1600 एडी में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। दो चीजें हैं हमें समझनी है, 2300 बीसी और 326 बीसी में से कौन सा ओल्डर है, भाई जाहिर सी बात है 2350 बीसी ओल्डर है। तो आप समझिए हम जीसस ऑफ क्राइस्ट से जितना दूर, जितना लेफ्ट की तरफ जाएंगे उतना हमारा जो डेट है वो पुरानी होती रहेगी। 326 का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कि भाई जो आपका इट इज न्यूअर, भाई इट इज क्लोजर टू जीसस ऑफ बर्थ, तो ये नया है। 78 एडी की बात करें अगर हम, तो सेम चीज, इट इज क्लोजर टू जीसस ऑफ बर्थ, तो इट इज व्हाट, इट इज ओल्डर। 1600 एडी तो हम 2100 में है, तो 1600 कितना 500 साल पहले है, और 78 तो भाई पूरा 2-3 हजार साल पहले हो गया ना। तो इसमें से आप देख लीजिए कि जो एडी के उसमें स्मॉलर टर्म वुड बी ओल्डर एंड न्यूअर टर्म वुड बी बिगर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको समझना है। अब देखिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि सेंचुरी और मिलेनियम में क्या डिफरेंस होता है। सेंचुरी इज नथिंग बट अ टाइम स्पेन ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल के टाइम स्पेन को सेंचुरी हम कहते हैं। और जब हम मिलेनियम की बात करते हैं तो मिलेनियम इज अ टाइम स्पेन ऑफ 1000 ईयर्स। मेरा एक क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए, कमेंट कीजिएगा कि जो मिलेनियम है, इन विच मिलेनियम वी आर लिविंग, फर्स्ट मिलेनियम, सेकंड मिलेनियम, थर्ड मिलेनियम, फोर्थ मिलेनियम, बीसी और एडी कौन से उसमें हम लोग रिजाइड कर रहे हैं। अब देखिए ये जो दो मैंने डायग्राम्स आपके लिए दिए हैं, दो टेबल्स जो लगाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है और अभी वो क्लियर हो जाएगा। आज तक आपको यहां पर कंफ्यूजन था, आज के बाद बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। देखिए 100 से एक बीसी की तरफ जब आप आ रहे हो तो फर्स्ट सेंचुरी कहा गया है, 200 से जब 100 बीसी की तरफ आ रहे हो तो सेकंड सेंचुरी बीसी कहा गया है,
300 से 200 की तरफ आ रहे हो तो थर्ड सेंचुरी बीसी का आ गया है। सर यही तो कंफ्यूजन है, तो चिंता मत कीजिए भैया, मैं दूर करने के लिए आया हूं कंफ्यूजन, और क्या काम है। देखिए जब 100 बीसी, जो 100 सालों पहले हुई होगी, जो 100 बीसी का इवेंट है वो पहले हुआ, फिर 99 वाला हुआ होगा, फिर 98 वाला, और फिर जाके एक बीसी आया, तब कह रहे हैं हम फर्स्ट सेंचुरी बीसी। फिर जो सेकंड सेंचुरी बीसी है वो 100 से 200 नहीं होगा, 200 से 100 होगा। रीजन बीइंग भाई 200 पहले हो चुका है, 200 पहले हुआ है, फिर 199 हुआ है, फिर 198 हुआ है, और फिर जाके 100 तक पहुंचे हैं, तो इट इज कॉल्ड सेकंड सेंचुरी बीसी। अब थर्ड सेंचुरी बीसी की अगर हम बात करें तो ये 300 और 300 से 200 बीसी। अब एक एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया था कि सिकंदर ने 326 में भारत पर आक्रमण किया। तो अब जो एग्जामिनर है ही विल नॉट आस्क यू द एग्जैक्ट डेट, क्योंकि ही नोज कि आपने वो रट रखी है डेट 326 बीसी, तो यू हैव मार्क्ड अप। तो अब वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भैया आप ये बताइए कि जो सिकंदर महान था उसने भारत पर आक्रमण कौन सी सदी में किया था, चौथी सदी में, तीसरी शताब्दी में, या पहली शताब्दी में। तो ही विल आस्क यू लाइक इन फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी बीसी और थर्ड सेंचुरी बीसी। सेम चीज एडी में है, सेम चीज अगर हम यहां देखते हैं तो 180 टू 100 एडी फर्स्ट सेंचुरी, 1100 से 1200 को 12th सेंचुरी कहेंगे, 1600 से 1700 को 17 सेंचुरी कहेंगे, 2000 से 2100 को 21st सेंचुरी कहेंगे। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। अगर देखिए आज हम देखें, हम 2021 में रह रहे हैं, तो 2021 को वी कैन ऑल्सो राइट 2021 एडी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पर कुछ ऐसे लिखा हुआ 78 या 1200 और आगे कुछ नहीं दिया हो, बीपी या सरका या जिसकी मैं बात करूं बीसीई, तो ऑटोमेटिकली आपने कंसिडर कर लेना है कि दैट इज एडी, एनो डोमिनस इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो एडी जनरली माना जाता है। सरका की मैंने आपको बात की थी, सरका इज नथिंग बट द अप्रोक्सीमेशन। जैसे हमें ये तो पता है कि भाई 1542 में अकबर का जन्म हुआ था, तो दिस इज एग्जैक्ट, ठीक है, दिस इज एग्जैक्ट। 1542 कहीं यहां पर फॉल करेगा, 1542, तो 1542 की जब हम बात करें, 1542 वुड बी समवेयर इन 16th सेंचुरी की बात होगी। 1542 16th सेंचुरी में आएगा, यहां पर नहीं आएगा, सॉरी। तो ये तो एग्जैक्ट डेट हुई, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिनमें हिस्टोरियंस को कंफ्यूजन है कि भाई ये इवेंट 1650 में हुआ या 1670 में हुआ या 1700 में हुआ, तो वो अप्रोक्सीमेट कह देते हैं कि सरका 1700 एडी में ये इवेंट हुआ। बिफोर प्रेजेंट इज वंस अगेन वन एंड सेम थिंग विद एडी, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। आप देखिए ये जो ऐसे डेट्स है आपसे इसी तरीके से पूछी जाएगी कंफ्यूज करने के लिए। जैसे एक डेट मैं पूछ लेता हूं आपको कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 में आई कहां पर, भारत में, लेकिन अब कंफ्यूज करने के लिए आई विल आस्क यू इन विच सेंचुरी डिड ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर्ड इंडिया। तो मैं दे दूंगा आपको 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। तो अब आपको तो पता ही नहीं है कि 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी का क्या फंडा है, तो आपको ये सारी चीजें समझ लेनी है। तो अगर मैं बात करूं ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इट एंटर्ड इन 17th सेंचुरी, 1600 में आई थी, तो 1600 से जो 1700 का टाइम है दैट इज कॉल्ड 17th सेंचुरी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट है, ईमेल मी, कमेंट बॉक्स में आप कीजिए, बेटर होगा आप ईमेल कीजिए, आई विल गेट इन टच विद यू। अब इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें, क्रोनोलॉजी की, तो इंडियन हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट में भारत के इतिहास को विभाजित किया गया हुआ है। फर्स्ट वन इज एंशिएंट इंडिया, सेकंड वन इज मिडीवियल, थर्ड वन इज मॉडर्न। हम एंशिएंट इंडिया से शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक्स की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बार बार वो रिपीट होते रहेंगे जब हम एंशिएंट इंडिया और मिडीवियल इंडिया पढ़ेंगे। तो एंशिएंट इंडिया आज हम पढ़ेंगे, तो लेट अस बिगिन। मतलब आज तो बेसिक्स ही पढ़ेंगे। अब सोर्सेस की बात करते हैं कि भाई इतिहास को समझने के लिए हमें क्या क्या सोर्सेस की जरूरत पड़ती है, और उससे भी पहले कि भाई वेयर डू वी कम टू नो अबाउट आवर हिस्ट्री। मतलब इज इट लाइक डज समवन सिंपली सिट एंड स्टार्ट राइटिंग व्हाटएवर कम्स टू हिज माइंड। ऐसा तो नहीं है कि आप मुंह उठा के बैठोगे कि जी चलो आज इतिहास लिखते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो भैया होता क्या है, होता यह है कि देयर आर सम साइंटिफिकली डिजाइंड टेक्निक्स एंड मेथड्स थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड द पास्ट, वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द इवेंट्स हैपेंड इन पास्ट। सो उनकी जो टेक्निक्स है आज हम उनकी बात करेंगे। जैसे इसको 2 हिस्सों में मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए
डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड सेकंड वन इज लिटररी एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल में एक्सकेवेशंस की बात होगी, इंस्क्रिप्शंस की बात होगी, न्यूम्समैटिक्स की बात होगी। लिटररी में रिलीजियस और नॉन रिलीजियस सोर्सेज की बात होगी, फॉरेन अकाउंट्स की बात होगी। तो हम इनको एक एक करके अभी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतिहास को बनाने में, इतिहास को समझाने में कैसे मददगार साबित होती है ये सारी टेक्निक्स। एक्सकेवेशंस की अगर हम बात करें तो एक्सकेवेशंस आर नथिंग बट द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लेयर्स टू साइंटिफिकली एग्जामिन द मटेरियल बरीड अंडर द लैंड। कि भाई जो मिट्टी और जो हमारी धरती है इसके अंदर जो कुछ मटेरियल छिपा हुआ था, हमने उसको एक्सप्लोर किया, उसकी डिगिंग की, और फिर जो चीजें थी, जो मटेरियल हमें वहां से मिला, उसको हमने बहुत सिस्टमेटिकली स्टडी किया। जैसे ये आप स्कीमेटिक डायग्राम देख सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के खोदने लग जाएगा और इतिहास लिखना शुरू कर देगा। नो, दे आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट आर दी स्पेशलाइज्ड पीपल हु एक्चुअली कंडक्ट सच सर्वे। देखिए यहां पर आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। कैसे पूरी प्लानिंग से यहां पर एक साइट को तैयार किया गया है, मेजरिंग पोल यहां पर लगा गया है, ग्रिड टाइप पैटर्न उन्होंने तैयार किया है, कैमरे की जरूरत है, ये आप देख सकते हैं। एक टिपिकल आर्कियोलॉजिस्ट है हु इज कंडक्टिंग सर्वे इन दिस पर्टिकुलर साइट। तो रेडियो कार्बन डेटिंग C14 इज द आइसोटोप ऑफ कार्बन विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ एक्सकेवेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो जो हमें खुदाई से ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उनकी उम्र कितने सौ साल, कितने हजार वर्षों पुराने हैं को समझने के लिए हम उनको स्टडी करते हैं रेडियो कार्बन के माध्यम से। दूसरी है डेंड्रोक्रोनोलॉजी टेक्निक। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इन अ वुड, काउंट देम एंड नो देयर एज। देखिए आप देख पा रहे हैं जैसे कुछ फॉसिल समय पुराने मिलते हैं या कुछ पौधे ऐसे जो सर्वाइव कर गए हो, तो उसमें इस तरीके के रिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की जो टेक्निक है उसको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, मेरे कर्सर पर आपको फोकस करते रहना है कि जैसे जो बीच में है ओल्डेस्ट एंड जो एक्सट्रीम कॉर्नर में दैट इज यंगेस्ट। तो इन बिटवीन आप इन रिंग्स को काउंट करोगे तो यू विल फाउंड द एज ऑफ एनी पर्टिकुलर फॉसिल। तो उससे आपको पता चलता है कि कितना पुराना है। अब यहां पर आप साइड में देख रहे हो जो एक यूनिक फीचर है एक्सकेवेशन के टाइम पर जो मिला, स्पेशली इन साउथ इंडिया, दे आर कॉल्ड मेगालिथ्स। मेगालिथ्स साउथ इंडिया में दे आर डेड बरीड विद देयर, साउथ इंडिया में क्या हुआ कि पीपल बरीड डेड पीपल विद देयर टूल्स, वेपन्स एंड एनसर्कल्ड देम बाय बिग पीसेज ऑफ स्टोन। तो आप देखिए ये एक टिपिकल मेगालिथ है साउथ इंडिया का। एनसीईआरटी की किताब से मैंने ये फोटो उठाया है। आप वहां पर जब पढ़ेंगे तो आप इस फोटो को देखेंगे और एनालाइज कीजिए कि इससे हमें क्या क्या चीजों का पता चल रहा है। अब आपको समझ आना शुरू होगा कि व्हाई इट इज अंडरस्टैंड टू कंडक्ट सच एक्सकेवेशन और सच आर्कियोलॉजिकल स्टडीज, क्योंकि इससे हमें यह समझ में आता है कि उस समय का कल्चर क्या रहा होगा। दे बिलीव्ड इन दी री इनकारनेशन ऑफ पीपल, कि भाई वो साथ में ना जैसे दारू की बोतल साथ दे देते होंगे, और साथ में उन्होंने बहुत सारी पॉटरीज वहां पर मिली हुई है कि भाई जब वो वहां पर जाएगा, खाने के अवशेष वहां पर मिले हुए हैं, आग के अवशेष मिले हुए हैं, कि भाई जब वो जिस भी कहते हैं ना जिस भी धाम में जाएगा वहां पर भी वो इन चीजों का भोग करेगा। तो इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई देयर बिलीफ सिस्टम कि उस समय साउथ इंडिया में किस तरीके का एक जो बिलीफ सिस्टम था वो प्रचलित था। तो अगर हम देखें जो साइट्स है, एक्सकेवेटेड साइट्स है, वो आईवीसी की जितनी भी साइट्स है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, वो इसी टेक्निक के माध्यम से निकाली गई है। बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। हाउसेस हम ढूंढ के निकाल रहे हैं, जैसे पिट डेवेलिंग हम आगे देखेंगे, पॉटरी वहां से निकली है, टूल्स, वेपन्स एक्सेट्रा। तो अगर हम बात करें सोर्सेज में भी, तो सोर्सेज में जो सबसे ज्यादा हमें हेल्पफुल करती है टेक्निक, दैट इज दिस एक्सकेवेशन टेक्निक। यहां से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। अगर हम इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो इंस्क्रिप्शंस होती क्या है? इंस्क्रिप्शंस आर नथिंग बट समथिंग कार्व्ड ऑन स्ट्रॉन्ग सरफेस, जैसे पत्थर हो गया या मेटल हो गया, कुछ उन पर लिखा जाता है। तो राइटिंग कार्व्ड ऑन समथिंग मेड ऑफ स्टोन और मेटल इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। और अगर हम स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस की बात करें, इट इज कॉल्ड एपिग्राफी। ये आप ध्यान रखिएगा, एक मार्क्स में ये एक मार्क में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो हमीरपुर बोर्ड के जैसे एग्जाम होते हैं वहां पर ऐसी ऐसी बातें पूछ ली जाती है। इनफैक्ट
एचपीएससी में भी ये बातें पूछ ली जाती है। स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग इन इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड पैलियोग्राफी। ठीक है, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और ग्राफी का मतलब तो हो गया आपका इंस्क्रिप्शन। ठीक है, हरप्पन सील्स फ्रॉम आईवीसी। अब जो सील्स थी, दीज आर दी ओल्डेस्ट सील्स। ठीक है, हरप्पन सील्स जो मिली है, दे आर दी ओल्डेस्ट सील्स, बट दे स्टिल अवेट्स डिसाइफरमेंट। डिसाइफरमेंट का मतलब है कि अभी तक उन्हें समझा नहीं गया है, अभी तक ऐसी जो उन्होंने लिपि की थी, दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफिक लिपि, वो हम आईवीसी में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो पिक्टोग्राफिक जो स्क्रिप्ट है, दैट हैज नॉट बीन अंडरस्टूड, अभी तक उसको नहीं समझा गया है। और ये ओल्डेस्ट यहां पर जो स्क्रिप्ट हमें मिली है, अगर हम अर्लीस्ट डिकोडेड इंस्क्रिप्शन की बात करें, दैट इज इन प्राकृत लैंग्वेज फ्रॉम 3rd सेंचुरी बीसी। जैसे मैंने कहा, इट वाज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ पीपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और इंस्क्रिप्शन से हमें और क्या चीजें मिलती हैं, जैसे यू कैन सी की इंस्क्रिप्शन सील पर, इंस्क्रिप्शन की तो बात की ही हमने, पिलर्स पर आपको ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिल जाएगी, रॉक्स पर आपको मिलेगी, कॉपर प्लेट्स, यस, कॉपर प्लेट्स। जब आप साउथ इंडिया में जाओगे तो कॉपर प्लेट्स वर बीइंग गिफ्टेड टू दी प्रीस्ट। तो वहां पर कि भाई जो लैंड रेवेन्यू था तब का, या किसको कितनी लैंड गिफ्ट की गई है, कितनी जमीन दी गई है, तो वहां से, और दे आर वेरी सॉलिड, दे आर वेरी कंसोलिडेटेड मटेरियल, सो दे हैव स्टूड, सो दे स्टूड विद द टेस्ट ऑफ क्लाइमेट। कि भाई जैसे इतना क्लाइमेट चेंज हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो पत्तों की तरह या पेड़ों की तरह वो भी खत्म हो गए, नहीं, बिकॉज दे वर बीइंग इंस्क्राइब्ड ऑन मेटल्स, सो दे स्टूड फॉर द लॉन्ग। तो उनकी जो ड्यूरेबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो कॉपर प्लेट्स, अब देखिए यहां से क्या सीख सकते हैं हम, कि उस समय का जो साउथ इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, वो किस तरीके का था। तो दीज इंस्क्रिप्शंस हेल्प्स अस टू बिल्ड दैट हिस्टोरिकल इवेंट फ्रॉम दीज इंस्क्रिप्शंस ओनली। अब न्यूम्समैटिक की बात करते हैं। न्यूम्समैटिक इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ कॉइन। जब हम सिक्कों को पढ़ते हैं, रुपयों को पढ़ते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द न्यूम्समैटिक। अब आप यहां पर देखिए, मैंने टिपिकल दो आपको एक सिक्के दिखाए हैं, दो सिक्के। इसमें एक जगह आपको कुछ राजा टाइप दिख रहा है या कुछ रिलीजन टाइप दिख रहा है, दूसरी तरफ आपको कुछ ऐसे ही लग रहा है जैसे पता नहीं रानी की फोटो है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग दीज ऑब्जेक्ट्स। देखिए, इनसे हमें पता चलता है कि भाई किस राजा का क्या नाम रहा होगा। इन कॉइन्स पर राजाओं के नाम लिखे गए थे, इमेजेस ऑफ गॉड की, उस राजा का जो बिलीफ था उस समय, या जो उसके पूरे स्टेट का जो बिलीफ सिस्टम था वो क्या था। मान लीजिए फॉर इंस्टेंस, ये शिव की मूर्ति अगर हम इसको कंसिडर करें, तो उस समय देवर फॉलोअर्स ऑफ शिव जी के वो फॉलोअर्स थे, देवर शैवाइट्स, या विष्णु के फॉलोअर्स थे, देवर वैष्णवॉइड्स। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है और इतिहास को बनाने में हेल्प करती है। कि डेट ऑफ कोरोनेशन, जैसे फॉर इंस्टेंस कोई ऐसा सिक्का हमें मिलेगा जहां पर लिखा होगा कि भाई अकबर वाज कोरोनेटेड ऑन द डेट 1556, 1556 में उसका राज्य अभिषेक हुआ था। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें यहां से मिलती है। और अगर हम देखें, मोस्ट फेमस कॉइन्स जो हमें मिलते हैं, दैट इज फ्रॉम कुषाण पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड। इनफैक्ट जो यहाँ पे 200 बीसी से और 200 एडी तक का जो टाइम पीरियड है, ये जो 4 सालों का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर जो हिस्ट्री है, दैट इज मेनली, हिस्टोरिकल एविडेंसेस आर मेनली एंड प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन कॉइन्स। कॉइन्स उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित थे, तो जितनी भी हिस्ट्री इस समय की कंस्ट्रक्ट की गई है वो मोस्टली कॉइन्स पर आधारित है। और देखिए, फर्स्ट गोल्ड कॉइन की अगर हम बात करें तो इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय कुशाना और इंडो ग्रीक्स। ठीक है, मोस्ट गोल्ड कॉइन्स की अगर हम बात करें तो इट वाज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड को ऐसे नहीं कहा जाता है उसको कि भाई वो स्वर्णिम काल था भारत के युग का। इट इज बिकॉज ऑफ दैट ही मिंटेड अ लॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, दैट्स व्हाई दे वर वेरी प्रॉस्परस। तो ये हमें न्यूम्समैटिक की इंपॉर्टेंस आज हमने अभी समझी कि कैसे ये हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। अब लिटरेरी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो देखिए भाई, पहले होता क्या था, पहले समय पर कुछ हमें लिखना तो आता नहीं था, तब कुछ लिखने की विधि नहीं थी, या लिखने की विधि थी तो इट वाज ओनली ऑन स्टोन्स, इट वाज ओनली ऑन हार्ड थिंग्स। तब कोई पेपर नहीं था, तब कोई ऐसी कलम नहीं थी। इन वैदिक टाइम्स आप देखेंगे तो जो गुरुज थे, जो वो क्या करते थे, दे ओरली ट्रांसमिट
देयर नॉलेज टू देयर डिसाइपल, अपने शिष्यों को ओरली करते थे, और दे यूज टू टेक कमिटमेंट फ्रॉम देयर डिसाइपल्स, वो अपने शिष्यों से भी ये कमिटमेंट लेते थे कि इट इज योर ड्यूटी टू डू द सेम, ट्रांसमिट द नॉलेज टू योर डिसाइपल। तो इस तरीके से होने लगी थी चीजें पहले। फिर लेटर ऑन क्या हुआ कि जो रिलीजियस टेक्स्ट से दे वर रिटन डाउन ऑन बर्च और पाम लीव्स अराउंड 4th सेंचुरी एडी। तो चौथी सदी में, लगभग चौथी सदी में हमने लिखना स्टार्ट कर दिया था। ये एक टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है जो पाम लीव और बिर्च लीव्स पर लिखा गया है। अब रिलीजियस सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, रिलीजियस सोर्सेज की, देखिए रिलीजन बहुत पहले समय से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट से होपफुली आप ये चीज समझते हो, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से मेरा मतलब है, सब कॉन्टिनेंट से मतलब है जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का एरिया है, दैट यूज्ड टू बी कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए आप। अब अगर हम बात करते हैं हिंदुइज्म की, तो हिंदुइज्म में जो तब लैंग्वेज बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी, इट वाज संस्कृत। ठीक है, संस्कृत का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार था। वेदास संस्कृत में लिखे गए हैं, रामायण, महाभारत, पुराणास, दीज ऑल आर एपिक्स। तो ये करते क्या है, व्हाट इज द रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग दीज रिलीजियस टेक्स्ट्स? They throw light on the social and economic conditions of that particular time. That is why we used to study these literature. अदरवाइज आप देखिए, इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने का मतलब क्या बनता है अगर वहां से हमें कुछ सीखने को ही नहीं मिलेगा? तो इन दिस मैनर दीज टेक्स्ट्स हैव हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड रिकंस्ट्रक्ट आवर पास्ट, आवर हिस्ट्री। बुद्धिज्म भी तब प्रेवेल कर रहा था। बुद्धिज्म और जैनिज्म में एक जो आपको यहां पर बात रखनी है, बात ध्यान रखनी है, इनिशियली बुद्धिज्म जो थे, दे यूज पाली लैंग्वेज एज देयर लिंगुआ फ्रैंका, एंड जैन लिटरेचर जो है इट वाज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, बुद्धिज्म 3 पितक्स उन्होंने लिखे हैं, जैसे अभिधम पितक, शुद्ध पितक, विनय पितक। जातक टेल्स है, जातक टेल्स आपने सुनी होगी, दे आर टेल्स अबाउट दी बर्थ ऑफ बुद्धाज की। बुद्धा जो है वो 550 जन्म ले चुके, अलग अलग फॉर्म में, कभी वो इंसान बनते हैं, कभी जानवर बनते हैं, जानवरों में फिर अलग अलग जानवर, कभी शेर, कभी चूहा, कभी सांप। तो इस तरीके की स्टोरीज है, दे आर कॉल्ड जातक टेल्स। और वो लोकल है, लोकल फोक्स हैव मिंटेड, और लोकल पीपल हैव मिंटेड सच टेल्स फॉर देयर कन्वीनियंस। ठीक है, पितक्स हम आगे बुद्धिज्म में डिटेल में पढ़ेंगे। जैन लिटरेचर ध्यान रखिएगा प्रकृत लैंग्वेज में है, और जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर आपके लिए है, दैट इज भगवती सूत्रा हैज फाउंड मेंशन हैज भगवती सूत्रा में आपको 16 महाजनपदास का मेंशन मिलता है। अगर एग्जामिनर आपको पूछे कि भाई 16 महाजनपदास हैव बीन फाउंडेड वेयर, मेंशन ऑफ 16 महाजनपदास हैज बीन फाउंडेड वेयर, तो आपको वो कंफ्यूज करने के लिए दे देगा अभिधम पितक, शुद्ध पितक, विनय पितक या भगवती सूत्रा। तो भगवती सूत्रा वुड बी द राइट आंसर। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब नॉन रिलीजियस कुछ लिटरेचर हम देखते हैं। रिलीजन तो था ही, बट नॉन रिलीजियस पीपल वर आल्सो देयर, जो लिखने का शौक रखते थे, और उन्होंने भी कुछ लिखा। जैसे लॉ बुक्स थी, और धर्म सूत्रास, स्मृति, मनुस्मृति आपने सुना होगा। तो मनुस्मृति में मनु का क्या मतलब है? मनु इज अ लैटिन वर्ड, मनु एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हाथ। तो मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट आपने वर्ड सुना होगा, तो मैन्यूस्क्रिप्ट है हाथ से लिखी हुई, स्क्रिप्ट इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, ध्यान रखिएगा। These non-religious literature have been compiled from 500 BC to 500 AD। तो ये लगभग 1000 साल का जो समय है, इसमें बहुत ज्यादा हमारी जो डिपेंडेंसी है दैट इज ऑन non-religious literature। Laws governing the society, the theme of all these subjects were laws governing the society। उन्होंने जो प्राइमरीली बात की है, उन्होंने कहा है कि जो एक राजा है उसकी क्या ड्यूटीज होगी, राजा की क्या ड्यूटीज होगी। ठीक है, जो किंग है, सॉरी ये काइंड नहीं है, किंग कीजिए आप इसको, जो किंग की है वो क्या ड्यूटी होगी, जो प्रजा की है उनकी क्या ड्यूटी होगी। सो दीज ड्यूटीज हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन डिटेल बाय दीज पीपल, बाय दीज नॉन रिलीजियस लिटरेचर। तो जैसे हम फॉर इंस्टेंस देखते हैं कुछ सम फेमस नॉन रिलीजियस टेक्स्ट अगर हम देखें, तो अर्थशास्त्र हैज बीन रिटन बाय कौटिल्य। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज it's not a book on economics। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स पर नहीं है। अगेन ये भी क्या बात कर रही है कि जो एक राजा है उसको अपना शासन कैसे चलाना है, दैट इज द पॉइंट।
मुद्र रक्षकास किताब है बाय विशाखा दत्ता। हरिश्चरिता इज द बुक बाय बाणभट्टा, ये एक बायोग्राफी थी। चरिता का मतलब ही बायोग्राफी होता है। राज तारिंगनी बाय कल्हान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक if you want to understand the history of Kashmir people or history of Kashmiri Rajas up to 12th century, then this is the book you must study. Malvika Agnimitram written by Kalidas, Amarkosh written by Amar Sima। तो ये इस तरीके के नॉन रिलीजियस टेक्स्ट हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि तब किस तरीके की कंडीशंस थी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब कुछ फॉरेन अकाउंट्स है। देखिए कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें घूमना फिरना पसंद होता है, कुछ लोग होते हैं देयर आर सम ट्रैवलर्स जो सिर्फ घूमते फिरते हैं, कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं जो रिलीजन को पढ़ने के लिए एक देश से दूसरे देश जाते हैं। तो ऐसे ही लोग कुछ हिंदुस्तान से बाहर गए और कुछ लोग बाहर से हिंदुस्तान में आए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए। तो इनकी जो एक यूनिक फीचर है जो फॉरेन अकाउंट्स है, दे आर लेस एग्जेजरेटेड। अगर हम लेस एग्जेजरेशंस की बात करें तो इससे मेरा तात्पर्य ये है कि जो फॉरेन, मान लीजिए जैसे मेगास्थनीज थे, ही स्टेड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, तो इनके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं था कि इन्हें भाई चंद्रगुप्त मौर्य की तारीफ ही करनी है। वेयर एज अगर हम इंडियन राइटर्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाणभट्ट की बात करें, तो बाणभट्टा डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन देन टू wrote praiseworthy about Harsha, because Harshvardhana was the one who patronized this particular writer। तो अगर वो हर्षवर्धना उनको पैट्रोनाइज नहीं करते, यानी इन सिंपल आप समझिए कि वो एग्जेजरेट ज्यादा करते हैं। मान लीजिए हर्षवर्धना ने अगर किसी को 100 तोला सोना गिफ्ट किया है, तो भाई साहब जो बाणभट्ट है वो आपको 1000 तोला बता देंगे अपनी किताब में लिख के। रीजन बीइंग उसको चाटुकारिता इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड एट राज दरबार लेवल, अगर हम कह सके इसको तो, ठीक है। तो कुछ फेमस बुक्स है अगर हम देखें, मेगास्थनीज की इंडिका फेमस बुक है। फायान था चाइनीज ट्रेवलर, ही केम इन 5th century AD, लगभग 5वीं शताब्दी में ये आया था गुप्ता पीरियड के टाइम पर। फिर एक ह्यून सांग करके एक था, ही इज ऑल्सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री कॉल्ड चाइना। ही केम ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धना। अब हर्षवर्धना रेन फ्रॉम, वो 606 BC में जन्म हुआ था उसका। तो आप मुझे बताइए कि हर्षवर्धना रेन इन विच सेंचुरी, भाई उसका जो जन्म हुआ था, उसका जो राज्य था वो कौन सी सेंचुरी में फ्लरिश कर रहा था, ठीक है। देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट अभी समझाया है थोड़ी देर पहले। अब एक अल-बर्नी था राइटर, ही केम विद मोहम्मद गजनी के साथ ये आया था, मोहम्मद ऑफ गजनी के साथ ये आया था। ही स्टेड हियर, ही लर्नड द संस्कृत एंड देन ही स्टडीड द ऑल वैदिक लिटरेचर। और ये प्राइमरीली उन सभी को पढ़ने के बाद इसने एक किताब लिखी कॉल्ड किताब तारीखे उल हिंद, ठीक है। तो ये दो जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं, मेगास्थनीज की इंडिका और अल-बर्नी की जो किताबें तारीखे उल हिंद है, दे आर वेरी गुड बुक्स टू अंडरस्टैंड इंडोलॉजी। इंडोलॉजी से मेरा मतलब है इंडोलॉजी से मतलब है स्टडी ऑफ इंडिया। अगर स्टडी ऑफ इंडिया आपने करनी है तो दीज आर द 2 बुक्स यू मस्ट रेफर। इब्न बतूता, आपने देखिए गाना तो सुना ही होगा कि इब्न बतूता बगल में जूता, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट ट्रेवलर। इसको जैसे ही मौका मिलता था भाई साहब फट से ट्रक में चढ़ के और चलना शुरू कर देते थे। इसने एक किताब लिखी है रिहाला, ये लगभग तुगलक के टाइम पे आया था, 13th century BC के आसपास ही एंटर्ड इंडिया। एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, प्राइमरीली ये पूछा भी जाता है कि जो इब्न बतूता था वो कौन सी कंट्री से इंडिया आया था, मतलब ओरिजिन ऑफ हिज कंट्री। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं फटाफट, आपने पढ़ा भी होगा जियोग्राफी में। देखिए ये यूरोप है, ये साउथ अफ्रीका है, ये आपका अटलांटिक ओशन है, ये मेडिटेरियन ओशन है। यहाँ पर बीच में एक बहुत फेमस स्ट्रेट जाती है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये जो कंट्री है, दिस इज स्पेन, दिस कंट्री स्पेन एंड दिस अफ्रीकन कंट्री यू आर सपोज टू टेल मी, और यही आपका आंसर होगा कि जो इब्न बतूता था वो कहां से आया था। तो देखिए जियोग्राफी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जियोग्राफिकल सेटिंग की हम बात करते हैं कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोग्राफी इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री इन जनरल कॉन्टेक्स्ट। देखिए इट इज अ प्रीरिक्विजिट टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। फिर से मैं कह रहा हूं, सबकॉन्टिनेंट का मतलब है प्रेजेंट डे पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। जो
अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप आपके लिए लाया है। ये देखिए आप यहां पर हिमालयस आप देख पा रहे हैं, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। ये सुलेमान रेंज है, दिस किरथा रेंज इज द एक्सटेंशन ऑफ सुलेमान रेंज। ये हिंदू कुश ऊपर आपको और मिलता है, ये वेस्टर्न घाट है। तो आप देखिए कि यहां पर ऊपर एक लोफ्टी माउंटेन टेरिन है पूरा हिमालयस का, और जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो इट विल हेल्प अस, तो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कुड हैव बीन फ्लरिश्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये इस तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि बगल में चाइना था, ऊपर अफगानिस्तान था, ये सेंट्रल एशिया का रीजन था, ये वेस्ट एशिया का रीजन था, ये अरेबियन सी था, और ये आपका बे ऑफ बंगाल है। तो लॉफ्टी हिमालयाज दे प्रोवाइडेड शील्ड अगेंस्ट इन्वेजन्स एंड बैरियर, एंड आल्सो एक्टेड एज अ बैरियर टू द कोल्ड साइबेरियन विंड्स। अदरवाइज हम देखते हैं कि जो आईवीसी है इट फ्लरिश्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हुई। अगर सपोज कीजिए हिमालयाज होते ही नहीं तो शायद वो यहां पर रह ही नहीं पाते। ठीक है, अगर हम बात करें और जैसे पासेस है, बोलन पासेस आपने सुना होगा, खैबर पास आपने पढ़ा होगा। तो दीज पासेस प्रोवाइड ग्राउंड फॉर टू वे ट्रैफिक बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम। तो सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है वो प्रेजेंट डे आप देखते हैं अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सेंट्रल एशिया का पार्ट माना जाता है। और एक जो इंपॉर्टेंट फीचर आपको यहाँ पर ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा, दैट इज द लोकेशन ऑफ रिवर्स। रिवर्स आप अभी आगे देखेंगे कि जहां जहां से रिवर्स गुजर रही है, जहां पर रिवर्स का फ्लो ज्यादा है, वहां पर जो कंसेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट्स है दैट इज ऑल्सो क्वाइट हाई। उसका रीजन है दैट इज ऑल्सो क्वाइट हाई। रीजन रिवर्स वर यूज्ड लाइक एक तो सिंपल रीजन है कि भाई जो पानी था दैट इज द प्री रिक्विजिट फॉर योर सर्वाइवल, वो फंडामेंटल चीज है, उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाते। सेकंड जो है वो फर्टिलिटी है, नदी के आसपास की जो जमीन होती है दैट इज वेरी फर्टाइल। तो दैट वाज आल्सो द रीजन व्हाई पीपल चोज टू सेटल देमसेल्व्स इन द विसिनिटी ऑफ रिवर्स। और थर्ड जो चीज थी दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। आप देखेंगे जब आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आप पाओगे कि जो अशोकन के पिलर थे, रॉक एडिक्ट्स, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उनको पूरे इंडिया में ट्रांसपोर्ट किया गया था भैया। इनफैक्ट सिरमौर में भी आपको रॉक उसका एक रॉक एडिक्ट मिलेगा, आप मुझे बताइए वो कहां था, और उसको दिल्ली रिलोकेट कर दिया गया था। वो भी आप बताइएगा कि वो किसके शासनकाल में हुआ था। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट, हिमाचल की हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात कर रहा हूं आपको। तो ये इंपॉर्टेंस है हमें कि हिस्ट्री, हमें ज्योग्राफी का एक आइडिया होना चाहिए ताकि हम हिस्ट्री को वहां पर कोरिलेट कर सके, और वो भी बहुत ही मजेदार तरीके से। अब अगर हम देखें हिस्ट्री की, अगर हम बात करते हैं तो प्री हिस्ट्री एक ऐसा समय है जो हमें यहां पर समझना है बेसिक्स के तौर पर। प्री हिस्ट्री का जो समय है इट इज अ टाइम पीरियड, जो प्री हिस्ट्री का समय है इट इज अ टाइम पीरियड बिटवीन the first use of stone by humans and invention of writing system. See, I already told you that you won't be considered a civilized man unless you know writing. तो भैया लिखना सीखना पड़ेगा आपको, then only you will come in that league of civilized people. You will come you will come in that league of civilized society. If you want to be in civilized society, start writing. That is the beauty of writing. ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको लिखने और पढ़ने से मिलेगी समाज में, ऐसा नहीं है। प्री हिस्ट्री को हम अभी समझ रहे हैं। प्री हिस्ट्री को समझने के लिए मैं सिंपल सी आपको 4 बातें बता रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं सीखना है। मतलब सीखना बहुत कुछ है बट बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना है। प्री हिस्ट्री एक ऐसा टर्म है जो आप सुनते हो और समझ ही नहीं आता है। प्री हिस्ट्री का मतलब है भैया जब आपको लिखना नहीं आता था, दैट इज एज सिंपल एज दैट। जब आपके पास कोई लिखने का साधन नहीं था, the entire culture, the entire lifestyle was dependent on tools carved out of stones, बस बाकी कुछ भी नहीं था प्री हिस्ट्री। बाकी आप एक बारी एनसीईआरटी को तो आपको देखिए अपने एंड पे तो यू आर सपोज टू स्टडी। I can just provide you a frame of reference under which you are supposed to study, but I am again saying that there is no substitution for self study. आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी और करनी ही करनी पड़ेगी। आप कोचिंग जहां मर्जी से लीजिए, कोचिंग विल नॉट हेल्प अनलेस यू वांटेड टू हेल्प देम योरसेल्फ। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेजेस की। जो प्री हिस्टोरिक टाइम है दैट हैज बीन डिवाइडेड इन 3
डिफरेंट स्टेजेस। फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक, पैलियो का मतलब ओल्ड, लिथिक का मतलब स्टोन और एज का मतलब तो एज। पैलियोलिथिक एज ओल्ड स्टोन एज, मीसोलिथिक एज मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक एज न्यू स्टोन एज, चाल्कोलिथिक कल्चर। यहां पर एक चीज आपको समझनी है, जो चाल्कोलिथिक कल्चर है इट इज अ पार्ट ऑफ नियोलिथिक कल्चर। लेकिन बिकॉज चाल्कोलिथिक कल्चर में जब हम बात करते हैं साइंस आर सो, इसकी जो एनरिचमेंट है वो इतनी ज्यादा है, या जो इसका जो रीच है यहाँ पर इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, दैट इज सो ह्यूज दैट वी like historians have suggested that it would be great if we will study it separately। तो हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इसको सेपरेटली स्टडी करेंगे, बट ध्यान रखिएगा इट इज अ पार्ट ऑफ नियोलिथिक। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है यहाँ पर। टाइम पीरियड अगर हम देखें तो पैलियोलिथिक लगभग 25,000 साल से 10,000 बीसी तक चला। 10,000 से 4,000 बीसी में हम मेसोलिथिक एज में एंटर हो जाते हैं। 4,000 से और 7,000 से 1,000 बीसी तक। देखिए अभी जो टाइम है इट कीप्स चेंजिंग बिकॉज ऑफ न्यू रिसर्च। तो ये कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। फिक्स्ड टाइम के लिए आई वुड से कि आप जो न्यू एनसीईआरटीज है उनका आप जो डेटा है वो रेफर करें। उनका जो डेटा है उसको मैं कहूंगा कि आप रेफर करें for exam perspective। Now let us understand these stages one by one। तो पैलियोलिथिक एज की जब हम बात करते हैं तो पैलियोलिथिक एज के जो कुछ फीचर्स अगर हम देखें तो एज हमने देखी है कि जो टाइम पीरियड है दैट इज बिटवीन 25,000 टू 10,000 बीसी। अर्थ इज सम अराउंड 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो भैया 4 बिलियन को कैसे समझाऊं? 4,000 मिलियन। 4,000 मिलियन भी नहीं आया समझ तो भैया गणित पढ़ लो फिर आप। तो 4,000 मिलियन आप समझ गए होंगे कि 4,000 मिलियन पुरानी जो है वो अर्थ है, दैट इज द एज ऑफ अर्थ। ठीक है, अब ह्यूमंस एंड जो प्रोटो ह्यूमंस से दे हैव बीन अराउंड फॉर ओनली 1 ईयर। सडनली यू फेल्ट सो स्मॉल कि ओ माय गॉड 400 मिलियन 4,000 मिलियन सालों में से वी आर हियर ओनली फॉर 1 मिलियन ईयर्स, बाय गॉड। लेकिन देखिए ये तो अच्छा है कि जो क्लाइमेट था वो अच्छा होने लग गया, अदरवाइज तो हम इससे भी छोटे होते। एक क्वेश्चन है कि हम जो प्रेजेंटली रह रहे हैं आर वी फ्रॉम पेलिस्टोसीन एरा और फ्रॉम होलोसीन? तो आप ये बताइए पेलिस्टोसीन और होलोसीन। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है भाई ये, कमेंट बॉक्स में कीजिए आप इनको कमेंट। देखिए अब जो क्लाइमेट था दैट वाज क्वाइट कोल्ड, आइस एज थी। मूवीज आप बहुत देखते हो, सीरीज बहुत सारी देखते हो, तो ये जो आइस एज है इट हैज बीन डिराइव्ड, मूवीज और थीम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस पैलियोलिथिक एरा ओनली, दिस पैलियोलिथिक एज ओनली। ठीक है, जो टूल्स थे, टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स ऑफ रफ स्टोन एंड बोन्स। ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा रफ थे, आगे हम फोटो देखेंगे कि किस तरीके के टूल थे, अभी शार्पनेस नहीं आई है उनमें। एंड मैन वाज अ हंटर गैदरर। जो पॉइंट आपको नोट करना है, मैन वाज अ हंटर गैदरर। हंटर गैदरर से क्या मतलब है कि जो मानव था वो जो अपना लिवलीहुड था, जो उसका खान पान था, जो जीवन यापन था, दैट वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन किलिंग एनिमल्स। जानवरों को मारना होता था और दैट वाज द ओनली पर्पस। तो जो उसकी खाल होती थी दे यूज्ड टू स्क्वीज इट आउट, दे यूज्ड टू पील इट ऑफ। जो मीट था उसको खा लेते थे और जो खाल थी उसको पहन लेते थे। तो दैट वाज द मेन फीचर ऑफ पैलियोलिथिक एज। और आप देखिए इतना आसान काम नहीं था तब आपको हंटर गैदरर होना। यू हैड टू बी वेरी स्किल्ड, अदरवाइज देयर आर एनिमल्स who used to run faster than us, who used to run faster than those people who were living there, not us. There were animals who were stronger than them। तो वो सारी चीजें थी, तो आपको बहुत स्किल्ड होना पड़ता था उस समय अपने जीवन को बचाने के लिए। तो दिस इज द मेन यूनिक फीचर, आप ध्यान रखिएगा। और एक जो चीज आपको ध्यान रखनी है, नो एग्रीकल्चर फ्लरिश्ड एट दिस स्टेज एट ऑल। कोई एग्रीकल्चर यहां पर फ्लरिश नहीं हुआ था, आप इस बात को ध्यान रखिए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शुरू हो गई थी। सोशल छोटी थोड़ी सी कम्युनिटी के जो डेवलपमेंट है वो होना स्टार्ट हो गया था। अगर हम देखें टूल्स की मैं बात कर रहा था आपको, ये इस तरीके के रफ टूल्स थे तब। रफ टूल्स, बोन्स के रफ टूल्स थे, पत्थर के रफ टूल्स थे। मतलब कोई प्रॉपर शेप नहीं थी, जैसा जो पत्थर मिला उठाया, धाड़ से मार दिया हिरण के ऊपर, मार दिया हिरण, उधेड़ दो भैया, खा लो, चमड़ी अपने ऊपर ओढ़ लो, एंड स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। ठीक है, इस तरीके का काम था तब उनका। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी हम अगर देखना चाहें
तो जैसे सोन वैली इन पाकिस्तान में है, दे आर साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक की बात कर रहा हूं मैं। गोदावरी वैली इन महाराष्ट्र है, भीमबेटका नियर भोपाल है, नर्मदा वैली इन मध्य प्रदेश है, तुंगभद्रा इन कर्नाटका है। ये चीजें आप सबसे पैरेलली आप इन चीजों को एनसीईआरटी से पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। सिर्फ ये लेक्चर हेल्पफुल नहीं होने वाले हैं। अब मीजोलिथिक एज की बात करते हैं। इट इज मिडल एज। अब जो थोड़ा टाइम पीरियड आपको पहले बता दिया था 10,000 से 4,000 बीसी तक, जो क्लाइमेट है वो थोड़ा वार्म होने लग गया है। जब क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो रहा है तो जो इंसान है वो भी अपने आप को थोड़ा चेंज कर रहा है। पहले तो कहाँ वो बिल्कुल एकदम केव्स में रह रहा था, पत्थरों की गुफाओं में रह रहा था। अब वो भी थोड़ा 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 बाहर निकलना शुरू हो रहा है, जैसे जैसे क्लाइमेट उसको अलाउ कर रहा है बाहर निकलने के लिए। अब क्या हुआ, जो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई यहां पर, टूल्स बिकेम शार्प एंड पॉइंटेड। माइक्रोलिथ्स का मतलब है छोटे पत्थर। जो छोटे पत्थर थे अब उन्होंने एक शेप लेनी शुरू कर दी, अभी हम देखेंगे फोटोज में। बट पॉइंट इज स्टिल दे आर हंटर गैदरर। कोई एग्रीकल्चर यहां पर नहीं है। नो एग्रीकल्चर, नो एग्रीकल्चर, नो एग्रीकल्चर एट ऑल। ये एग्रीकल्चर की इतनी मैं क्यों रट लगा रहा हूं, ये आपको अगली स्लाइड में समझ आएगा। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, थोड़ा थोड़ा उन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था, नॉट एट वेरी लार्ज स्केल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है मीजोलिथिक के। इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर मैं बात करूं तो बागौर इन राजस्थान, आदमगढ़ इन नर्मदा वैली एमपी, भीमबेटका इन एमपी। 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स हैव बीन फाउंड इन दिस पर्टिकुलर साइट। सरी नाहर राय सदन उत्तर प्रदेश, बिरभानपुर इन दामोदर वैली वेस्ट बंगाल। तो ये साइट से जो आपको याद रखनी है, दे में बी आस्क्ड एज वेल इन एग्जाम। ठीक है, ये है आपकी। अगर मैं माइक्रोलिथ्स की बात करूं तो अब देखिए जो ये हथियार है, ये प्रॉपर शेप से इनके आने लग गई है। पॉइंटेड जो एजेस है इनके वो बहुत ज्यादा पॉइंटेड हो गए हैं, पॉलिश्ड आपको देखने को मिल रहा होगा। तो दीज आर माइक्रोलिथ्स है ये। पर ये मैं साफ लिख नहीं पा रहा हूं एक्चुअल में, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट अभी जो भी मिल रहा है, मैं एक्चुअली अपने गांव से रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अभी सप्लाई चेन कोविड के कारण सब ध्वस्त हो गया है, तो इंस्ट्रूमेंट अभी मेरे पास नहीं है। तो वॉट एवर लिटिल रिसोर्सेज आई हैव, आई एम जस्ट यूटिलाइजिंग देम। तो इन केस मैं ठीक से अभी नहीं लिख पा रहा हूं तो आई फील सॉरी फॉर दैट, बट आर ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना, ये माइक्रोलिथ्स है, ये सारे छोटे छोटे हथियार थे ये सब। अब नियोलिथिक एज पर हम आते हैं। नियोलिथिक एज 4000 से 1000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है। अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ नियोलिथिक एज जो हमें मिलते हैं वो हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं, जो बलूचिस्तान के आसपास है। ये लगभग 7000 साल पहले की बात है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो अब है वो वाइड स्प्रेड हो गया है। और देखिए पॉइंट, बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, सेटल्ड एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिगिन। अब देखिए, जो आपको यहां पर बात समझनी है, मैं एग्रीकल्चर क्यों बार बार कह रहा था। जब एग्रीकल्चर आप करते हो, एग्रीकल्चर में कुछ आप बीज बोएंगे, कुछ आप पौधे उगाएंगे, कुछ दालें उगाएंगे, कुछ अनाज उगाएंगे, तो इट विल टेक टाइम। इट डजंट हैपन ओवरनाइट। मतलब अ प्लांट डजंट ग्रो ओवरनाइट, इट टेक एटलीस्ट अ मंथ, कुछ 2-4 महीने भी लेती है, कुछ तो पूरा एक साल ले लेती है। और जब उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया होगा उस समय, तो उन्हें उसी जगह पर रहना पड़ गया। 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। और साथ साथ उन्होंने समझी यूटिलिटी ऑफ एनिमल्स, कि भाई सिर्फ ऐसा नहीं है कि पत्थर उठाया और धाड़ से मार दिया और खा लिया और पहन लिया। उनकी अदर यूटिलिटी है। कहा जाता है कि जो कुत्ते का एंसेस्टर था, दैट इज द फर्स्ट एनिमल विच वॉज बीइंग डोमेस्टिकेटेड। फिर उन्होंने देखा कि भाई यूटिलिटी क्या है। गाय को उन्होंने देखा होगा, भैंस को उन्होंने देखा होगा कि इनकी यूटिलिटी क्या है, ये तो दूध भी दे रही है, और सिर्फ चमड़ी ही नहीं, और सब बहुत सारी यूटिलिटीज इन पशुओं से मिल रही है। तो धीरे धीरे उनकी जो समझ है वो विकसित होने लगी है, ये इस बात का प्रमाण है। तो देखिए, सेटलमेंट्स जो है वो थोड़ी हिली एरिया से थोड़ी थोड़ी खिसकनी शुरू हो गई है। अब वो खाना जो है वो पकाकर खा रहे हैं। यहाँ पर अब तक जो इसकी आपकी पहिए की वो खोज हो चुकी है। पॉटरीज जो उनकी है, दे हैव बिकम वेरी प्रेवलेंट। पॉलिश्ड टूल आपके पास आएंगे। स्टोन एक्सेस, आपको बहुत सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट्स अगर हम देखें तो बुरज़होम नियर जे.एंड.के इज द साइट। बुरज़होम एक साइट है जो नियर जे.एंड.के है, श्रीनगर के पास।
पिट ड्वेलिंग यहाँ से आपको देखने को मिली है। पिट ड्वेलिंग अगर मैं बात करूं तो पिट ड्वेलिंग कैसी होती है, मतलब कुछ ऐसे एक गड्ढा सा खोद दिया था और तब लोगों ने अपने बचाव के लिए, और उसमें कुछ ऐसे सीढ़ियां सी बना दी थी नीचे जाने के लिए। तो मतलब ये एक शेल्टर के रूप में उनके लिए काम आ रहा था। तो अब आप देख रहे हैं पहले कहां केव्स में छुपे बैठे थे, कहां केव्स में अपना जीवन काट रहे थे, और अब उन्हें क्या समझ आ गई है कि हम कुछ ऐसा खोद के बना सकते हैं और ऊपर उसके ऊपर कुछ घास घास फूस की जो डालियां थी वो डालकर अब वो एक अपने जो आज भी हम कहते हैं ना, जैसे जो बेसिक एम्यूनिटीज और नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा और मकान, तो उनमें से जो मकान वाला कंपोनेंट है वो उन्होंने यहां पर सीख लिया है। ठीक है, मेहरगढ़ एक और साइट है जहां पर आपको व्हीट एंड कॉटन कल्टीवेशन के अर्लीस्ट कल्टीवेशन के आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। कोलधिवा इन नियर इलाहाबाद, ये बेलन रिवर वैली में छोटी सी रिवर है, राइस कल्टीवेशन यहां पर स्टार्ट हुआ था। चिरंद इन बिहार, अब आप देख रहे हो कि जो नॉर्थ वेस्टर्न का हिली एरिया था वहां से वो प्लेन्स की तरफ शिफ्ट कर गए हैं, और फिर धीरे धीरे आप देखोगे वो आगे आसाम में जाकर रह रहे हैं, दार्जिलिंग में जाकर रह रहे हैं, और जो गारो हिल्स है मेघालय में वहां पर जाकर भी आपको उनके एविडेंसेस मिलेंगे। तो ये नियोलिथिक के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। नियोलिथिक टूल्स की जैसे मैं बात कर रहा था, अब बहुत ही एक प्रॉपर शेप और डिफाइंड मैनर में आप देख सकते हैं कि ये मोर्टार और पैसल है, मतलब थोड़ा ये ज्यादा ही ओल्ड किस्म का मोर्टार है। नियोलिथिक साइट्स की अगर हम देखें बात करें, ये यहाँ पे बुरसोम है, ये आपका यहाँ पर चिरंद है, ये देखिए गारो हिल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से शिफ्ट होने अब वो पहाड़ों की तरफ से लग गए हैं। अब चालकोलिथिक एज की अगर हम बात करें, दिस इज चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक कल्चर फ्लरिश्ड इन सेकंड मिलेनियम बीसी में ये फ्लरिश किया। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि वी आर लिविंग इन विच मिलेनियम, उसका जवाब अभी तक आपने शायद दे दिया होगा। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नियोलिथिक पीरियड मेटल्स लाइक कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड। तो तब तक लोगों को समझ आ गई थी कि कुछ मेटल्स नाम की भी चीज होती है, और कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल, ध्यान रखिएगा, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल आइडेंटिफाइड और यूज्ड बाय पीपल। ठीक है, आयरन नहीं थी, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये एग्जामिनर देता है और आप फटाक से इसमें आंसर टिक करके आते हो और आपको मिलते हैं 0 बटा सन्नाटा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये आपका जो फर्स्ट मेटल था दैट वाज कॉपर, नॉट आयरन। ठीक है, अब जो चालकोलिथिक कल्चर है दैट इज लिटिल एडवांस्ड, हाउएवर इट इज अ पार्ट ऑफ नियोलिथिक। ठीक है, वो थोड़ा एडवांस हो गया है। अब जो उनकी पॉटरी है उसमें वो कलर करने लग गए हैं, उसमें कुछ डिजाइनिंग करने लग गए हैं। जो क्रॉप कल्टीवेशन है, दे स्टार्टेड दैट क्रॉप कल्टीवेशन। अब क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं, उन्हें पता लग रहा है कि कुछ जो बीज है वो 3 महीने में ग्रो हो जाते हैं, कुछ 4 महीने में। इंटरक्रॉपिंग भी अब उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी है। जो रिलीजियस बिलीफ्स है उनके, वो अब विकसित होने शुरू हो गए हैं। छोटे छोटे गांव उनके बनने शुरू हो गए हैं, फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स होने शुरू हो गई है। तो आप देख पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि एवोल्यूशन और जो डेवलपमेंट ऑफ एक सोसाइटी है वो किस तरीके से हो रही है। दैट इज द एंटायर पर्पज ऑफ understanding these things, because they helps us to reconstruct our past, ठीक है, in a more scientific manner। अब इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर हम बात करते हैं कुछ, तो आहार कल्चर उदयपुर में था, गणेश्वर भी ऑल्सो इन राजस्थान में ये दोनों साइट्स थी। जोरावा इन इनाम गांव महाराष्ट्र में कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है। दीमाबाद इन महाराष्ट्र में, मालवा कल्चर इन नर्मदा में। तो इस तरीके से ये जो पीरियड था, ये जो समय था यहाँ पर, अब देखिए जब मेटल आ गई है तो अब एग्रीकल्चर में तो ग्रोथ होनी है, बिकॉज अर्लियर दे वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू प्लो द फील्ड, मतलब फील्ड पर हल चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल था, पत्थरों से आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते थे। अब क्या हो रहा है, चालकोलिथिक तक आते आते उनको जानवरों की भी समझ आ गई है। ठीक है, उनको जानवरों की समझ आ गई है, उनको अब लोहे की उन्होंने कॉपर की खोज कर ली, मतलब धातु उन्होंने खोज ली है। और जो हथियार है, अब देख रहे हैं आप ना, नियोलिथिक में मैंने आपको दिखाया था कि जो एक्सिस है अब वो बनने लग गई है। तो मतलब अब उन्हें सारी एक जो बेसिक नेसेसिटी थी सोसाइटी को बनाने की, वो सारी चीजें उनको समझ आनी शुरू हो गई थी। और अब जो आप देखेंगे चालकोलिथिक के बाद, इनफैक्ट चालकोलिथिक एज में ही आपका आईवीसी शुरू हो जाता है। जब हम आईवीसी पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे
कैसे उन्होंने अचानक से एक इतनी खतरनाक, इतनी जबरदस्त, इतनी प्लैंड सिटीज लगभग लगभग 2200 साल, 2500 साल पहले बना ली थी। Thank you, learners. Thank you so much for your time. Stay safe, stay healthy, stay blessed. और जो हमारा फर्दर शेड्यूल है वो एज पर जो शेड्यूल आपको शेयर किया गया है उसी के अनुसार अगली वीडियोस आते रहेंगे। और अपनी एंड पर जो आपको करना है दैट इज सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ स्टडी। थैंक यू सो मच।